नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार करके राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। लखनऊ स्थित जनभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि 2 नेताओं को प्रमोशन देकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दिया गया। शपथ लेने वाले नेताओं में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्ण पासवान और साथ ही सुरेंद्र दिलेर, हंसराज वर्मा और कैलाश राजपूत शामिल रहे। इनमें हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाया गया। वहीं अन्य नेताओं को कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई। जनभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने सभी नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला और कई नेताओं के आवासों और जिलों में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम और मुख्यमंत्री केवल कोरियर और साथ ही मैसेज बनकर रह गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उधर से पर्ची आएगी और यहाँ पर पढ़ी जाएगी। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा है कि जनता अब ये पूछ रही है कि आगे कौन बैठेगा और पीछे कौन बैठेगा। और इसके बयान के बाद से प्रदेश की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है और कई विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि व्यक्ति बुरा नहीं होता बल्कि उसका लालच और लोभ बुरा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छाइयाँ 100 बुराइयों पर जीत हासिल कर सकती है और ये पश्चाताप के लिए भीतर का प्रकाश जरूरी होता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख के इस बयान को मंत्रिमंडल और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर बड़ा हमला माना जा रहा है। उनके बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी सरकार और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना से आम जनता परेशान है और सरकार को ये फैसला तुरंत ही वापस लेना चाहिए। संजय सिंह ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में 90,000 से अधिक स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालयों में बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि महिला अपराध के मामलों में यूपी देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने पानी की टंकियों के निर्माण और अन्य परियोजनाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। संजय सिंह ने ईडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एजेंसी सुपारी किलर की तरह काम करती है और उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और कई विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। पंजाब में मान साहब की सरकार बनी, हमने 600 यूनिट बिजली फ्री किया। हमने सिंचाई के लिए जिन नहरों में 30 साल तक पानी नहीं आ रहा था वहां पानी पहुंचाने का काम किया। हमने पंजाब के अंदर नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया। हमने पंजाब के अंदर एक्सीडेंट रोकने के लिए नई टास्क फोर्स बनाने का काम किया। हमने पंजाब के अंदर कहा ये टोल चला के जो जनता को लूटते हो ये टोल बंद करो और भगवंत मान ने टोल के टैक्स का जो एक डंडा लगा रहता था वो डंडा खुद से तोड़ने का काम किया, ट्रैक्टर लगा के तोड़ने का काम किया, वो बैरिकेड तोड़ने का काम किया। किया नहीं किया बताओ? कुंडिया साहब किया नहीं किया? किया ना? किया ना? 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री पंजाब की जनता के लिए कहा। 10 लाख रुपए तक का आपके इलाज में खर्चा होता है तो चिंता मत करना, भगवंत मान की सरकार देगी, आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। वहीं सहारनपुर में सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने के मामले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इसी बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनके पहुंचने के बाद से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल तेज हो गई। जानकारी के अनुसार सांसद सुबह से ही अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे और लगातार अस्पताल जाने की बात कर रहे थे। काफी देर तक चली स्थिति के बाद से वो जिला अस्पताल पहुंचे। घटना को लेकर उनके समर्थकों में भी उत्साह और नाराजगी देखने को मिली है।
और इसके साथ ही अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से नजर बनाए रखी गई है और राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को पहचानने से इनकार करने के बाद से अब इस मामले में कई प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल इस्लामीन के प्रवक्ता जो है असीम वाकर ने तंज कसते हुए कहा कि यदि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ओवैसी साहब को नहीं जानते तो उन्हें ओवैसी के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी। असीम वाकर ने कहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मुरादाबाद वाला वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग अब पूछ रहे हैं कि साल 2027 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांटेंगे या फिर अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि इस सवाल के बाद से जनता को मिलना चाहिए और इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजियां तीखी हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से उनकी प्रेस वार्ता में पत्रकार ने सवाल पूछा कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी साहब के बारे में, तो सिद्दीकी साहब बगले झांकने लगे। फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा कौन ओवैसी, कहाँ रहते हैं? चलिए अच्छा, मैं पता करके बताऊंगा ये कौन है, कहाँ रहते हैं। तो सिद्दीकी साहब, उत्तर प्रदेश की आवाम आपको ये बताने का काम जरूर करेगी कि कौन ओवैसी है और कहाँ रहते हैं। वैसे मैं बता दूं आपसे कि जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं कि वो कहाँ रहते हैं और कौन है, वो हैदराबाद लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद हैं और अभी भी लोकसभा में हैं। और जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन ओवैसी साहब को हिंदुस्तान ही नहीं तमाम दुनिया के मुसलमान ज़रूर जानते हैं कि ओवैसी साहब कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, वो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों और नौजवानों के दिलों में रहते हैं, बसे हुए हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान उनको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। और आपने तो सवाल पूछ के काम अपना कर दिया, लेकिन इसका जवाब और करारा जवाब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2027 के चुनाव में आपके सवाल का कि कौन ओवैसी, कहाँ रहते हैं, पता करके बताऊंगा, इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को जरूर देगा। अलीगढ़ क्षेत्र के स्थित गंगाधाम कॉलोनी में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। बदमाशों ने पहले घर का ताला तोड़कर नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी किए और इसके बाद से सबूत मिटाने के उद्देश्य से पूरे घर में आग लगा दी। आग लगने से घर में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय परिवार घर पर मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में कुछ संदिग्ध लोग घर में घुसते और वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। पीड़ित राघवेंद्र ने बताया कि जब परिवार वापस लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ मिला, सामान गायब था और घर में आग लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि घटना में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है और अब उन्हें पुलिस से न्याय की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा था कि मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में SRK में, तो मैं वहाँ से पढ़ा के आया हूँ 2:30 बजे और 2:30 बजे यहाँ पे था मैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेटर आऊँ मैं 2 घंटे लेटर आऊँ, फिर उसके बाद 4:30 पौने 5 बजे के समथिंग में यहाँ से ताला वाला लगा के निकल गया हूँ। मेरी ससुराल है महुआ में, तो मुझे वहाँ जाना था, तो शाम को मैं ताला लगा के सब जगह चला गया हूँ। फिर उसके बाद सुबह हमारे पास सामने वाले ये जो भैया हैं, इनका फ़ोन पहुँचा है कि आपके घर में ताले टूट गए हैं और आग लगी हुई है। और हमारे मकान में 2 बेड पड़े हुए थे और एक कूलर था और एक पंखा था, फ्रिज था, वॉशिंग मशीन थी। ये सब हम वहाँ से आए हैं,
तो ये सब जला पाए। एक सेफ थी जिसमें हमारी वाइफ के जेवर रखे हुए थे, जेवर में हमारे ये झाले थे, 2 अंगूठी इसकी थी, 1 अंगूठी मेरी थी, और पायल थी, तोड़ियां थी। क्या आग लगने का कारण ये रहा है भैया कि यहाँ से ताला तोड़ के ये चोरी कर ले गए, और चोरी करने के बाद जो भी सामान बचा हुआ है उसमें आग लगा दी है उन्होंने, चोरों ने। यहाँ अधिकतर चोरियां होती रहती हैं। हमारा तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब ऐसा था कि मैं इस समय मौजूद हूँ मैं थाना साजनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा और गंगाधाम कॉलोनी में, जहाँ एक अजीब तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है कि जहाँ चोरी करने आए कुछ लोगों के द्वारा घर का ताला तोड़कर अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पूरे घर में आग लगा दी गई। आपको बता दें कि आग लगाने का जो कारण है, चोर जिस सामान को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे उस सामान में पूर्ण रूप से उन्होंने आग लगा दी। यहाँ तक कि घर में बच्चों की कॉपी किताब और मंदिर तक को आग लगाई गई। मेरे साथ जो जिस घर में ये रहते थे वो कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानकारी करूंगा आखिर किस तरह की घटना हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राघवेंद्र नाम है मेरा। राघवेंद्र, क्या हुआ था यहाँ, किस तरह की घटना हुई थी आपके घर? ऐसा है कि मैं यहाँ पे SRK इंटरनेशनल में पढ़ाता हूँ। वहाँ से जब मैं छुट्टी हुई 2:30 बजे वहाँ से आया, तो मैं यहाँ पे 2 ढाई 3 घंटे रुका हूँ। फिर उसके बाद मुझे जाना था महुए, तो मैं यहाँ पे बाहर वाले पे ताला मार के और अपने दोनों कमरों में ताला मार के चला गया। और फिर सुबह हमारे पास सामने वाले मकान से फ़ोन आता है कि आपके यहाँ ऐसी घटना हो गई है। तो हम जब सुबह आए हैं तब हमें पता चला है कि यहाँ पे ऐसी चोरी हो गई है। हमारा एक भी सामान नहीं बचा है, सारे सामान पे पूरी तरह से आग लगा दी है। हमें यहाँ पे सिर्फ राख ही मिली है। अरे चोर कौन किस तरीके के सामान को चोरी करके अपने साथ ले गए? चोर हमारी वाइफ के जेवरात थे और 33,000 रुपये नगद था हमारा, और भी जो ले गए हों हमें नहीं पता चल पाया क्योंकि सारे में आग लग गई। चोर जिस सामान को नहीं ले जा सकते उसमें आग लगा गए? हाँ, उसमें पूरे में आग लगा गए। हमारे पास कोई सामान नहीं है, आप चाहें तो अंदर जाके देखिए। जैसा कि पीड़ित के द्वारा बताया गया है कि चोर जिस सामान को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे उस सामान में पूर्ण रूप से आग लगा दी गई। मैं उस घर को दिखाना चाहूंगा जिस घर में आग की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया। पूरे घर में आप देख पाएंगे तो दीवारें जली हुई हैं, अंदर का सामान पूरा बिखरा हुआ है। और सामानों के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि जिस कमरे में आग लगाई गई थी उसमें बच्चों के कपड़े रखे हुए थे, कॉपियां रखी हुई थी। आप देख सकते हैं कि पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। जहां तक कि चोरों के द्वारा घर में रखा मंदिर तक को नहीं छोड़ा, मंदिर तक को आग लगाई गई। और आप देख सकते हैं पूरी दीवारें काली हो चुकी है। यहाँ इतनी गर्माहट है अभी भी कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो पा रहा है। और बस गनीमत रही कि इस घर में रखा जो सिलेंडर था वो फटने से बचा, क्योंकि अगर सिलेंडर फटता तो आसपास के घरों में काफी ज्यादा आग लग सकती थी, कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी। और पीड़ित के द्वारा बताया गया है कि जिस समय उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर आई, पुलिस ने छानबीन की। पुलिस का कहना था कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन जो घर के दरवाजों पर लगे कुंदों को जब टूटा हुआ देखा गया तो कहीं ना कहीं ये चोरी की घटना साफ नजर आती है। और चोरों के द्वारा एक विशेष तौर पर जो एक तरीका अपनाया गया कि जिस सामान को वे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे उस सामान में वे आग लगा गए। आपको बता दें पूरे कमरा बिखरा हुआ है, पूरे घर में सामान जला हुआ है। और जो इस घर में रहते थे वो 1 महीना पहले आए थे, इस घर में किराए पर रहते थे। और आपको बता दें, देखिए जो गेट थे, गेट तक को प्लास्टिक के गेट थे वो भी तोड़े गए हैं पूर्ण रूप से, आपको बता दें। और जो लोहे के गेट बाहर से जो कुंदे बकायदा तोड़े गए हैं, ताले को तोड़ा गया है और पूरे घर को तहस नहस किया गया है। आपको बता दें कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार SP सिटी के द्वारा थाना साजनी गेट और थाना गांधी पार्क की संयुक्त टीम के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। और लेकिन कुछ चंद घंटों के बाद ही एक ऐसी घटना सामने आई है कि फिर से इलाके में चोरों के द्वारा चोरी की गई और जिस सामान को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे उसमें आग लगा दी गई। पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि उनके
कपड़ों तक को आग लगा दी गई है। फिलहाल जो कपड़े वह पहने हुए हैं वही कपड़े उनके पास हैं। एक एक कपड़ा, बच्चों की कॉपी, यहाँ तक कि उनकी जो स्कूल ड्रेस तक को आग के हवाले कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि इस घटना में पीड़ित को किस तरीके से न्याय मिल पाता है। मैं आकाश सोनी, डेली 24 से अलीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत भीमपुरी गांव में एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक पीने से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से एक गर्भवती महिला भी शामिल बताई जा रही है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय दुकानदार ने बच्चे को एक्सपायरी डेट की फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक बेच दी और कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ ही देर बाद परिवार के कई सदस्यों को उल्टी, घबराहट और तबीयत बिगड़ने की शिकायत होने लगी। हालात जो है वो बेहद ही खराब हो गए और हालत बिगड़ने पर सभी को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने खाद्य पदार्थों की बिक्री में लापरवाही बरतने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और संबंधित विभाग अब मामले की जाँच कर रहा है। नाम आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? थाना कौन सा लगता है? क्या घटना हुई है आज? घटना ये हुई है, हमारे यहाँ पे एक राजपाल तनोक किशनलाल उनकी दुकान है, उनके यहाँ से हम फ्रूटी लेके आए थे। हमारे मतलब एक लड़की लेके आई थी फ्रूटी, तो उन्होंने एक्सपायरी चेक नहीं कर पाई, वो एक्सपायरी डेट दी थी, उससे देखे और 6 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब इनको कहाँ पर लेके आए हैं आप? कहाँ पर लेके आए इन लोगों को आप? अब ये हमदर्द क्लिनिक है भीमपुर पे। तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस भी आती है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन बोल रहे हैं उठाने जाएंगे। कौन सा थाना लगता है? जोरावर। कितने लोग हैं आपके? एक ही परिवार के हैं सब लोग? एक ही परिवार के साथ। तो पहले आपने देखा नहीं उसको कोल्ड ड्रिंक को लेने से पहले? उसको क्या नहीं गई ना। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित चर्चित सिल्वर पल्स रेस्टोरेंट में शनिवार रात उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक जैन परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें शाकाहारी बताकर परोसा गया सूप में चिकन के टुकड़े मिले हैं। घटना के बाद से परिवार में इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। जानकारी के अनुसार रेलवे रोड निवासी ईशांत जैन अपने माता पिता, छोटे भाई और अन्य परिजनों के साथ रेस्टोरेंट में भोजन करने पहुंचे थे। परिवार ने स्वीट कॉर्न सूप मंगवाया, जिसे वेज बताकर परोसा गया। आरोप है कि सूप पीने के दौरान उनमें चिकन के टुकड़े दिखाई दिए, जिसके बाद से परिवार ने विरोध जताया और रेस्टोरेंट में हंगामा शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत करने पर रेस्टोरेंट के स्टाफ पहले मामले को दबाने की कोशिश करते हुए बाद में जिम्मेदारी से बचते हुए दिखाई दिए। परिवार का कहना है कि विवाद बढ़ने पर संबंधित शेफ को वहां से हटा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत करके उन पूरे मामले की जानकारी ली। परिवार ने प्रशासन से रेस्टोरेंट के किचन की जांच करने की मांग की है। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के अलग व्यवस्था की पड़ताल करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ईशांत नाम है मेरा, ईशांत जैन। ये रामघाट रोड पे सिल्वर पल्स रेस्टोरेंट है, यहाँ की घटना है। मैं खाना खाने आया था फैमिली के साथ, तो मैंने ऑर्डर दिया था स्वीट कॉर्न सूप का। स्वीट कॉर्न सूप के ऑर्डर के बाद मेरे को चिकन स्वीट कॉर्न सूप दिया गया है। उसमें चिकन के काफ़ी सारे टुकड़े निकले हैं, उसकी फ़ोटो भी है मेरे पास। मैंने बोला शेफ़ को बुला दीजिए, मैनेजर को बुला दीजिए, तो कोई आने को राज़ी नहीं है। शेफ़ का नाम इमरान है, वो यहाँ पे है नहीं, वो चला गया, उसे भेज दिया है। आपने किसको सूचना दी? मौके पर कौन आया? मैंने तो 112 नंबर पर कॉल किया था, मौके पर 112 ही आई है फिलहाल। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, जो भी उचित कार्रवाई होती है इस मैटर में वो होनी चाहिए, और उसके अलावा किचन का इंस्पेक्शन होना चाहिए कि नॉन वेज वेज अलग हो रहा है नहीं हो रहा, क्या है अंदर क्या नहीं है। अलीगढ़ में खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जाने की खबर के बाद से समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला और जैसे ही जानकारी सामने आई, समर्थकों ने खुशी जताते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया। सुरक्षा विहार स्थित सुरेंद्र दिलेर के आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। समर्थकों ने इसे क्षेत्र के लिए गर्व और सम्मान का क्षण बताया। समर्थकों का कहना है कि सुरेंद्र दिलेर लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनता की समस्याओं को उठाते रहे और मंत्रिमंडल में जगह मिलने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अलीगढ़ में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम है ठाकुर मुकेश सिंह रावल। मैं यहाँ ब्रज बिहार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर हमारे माननीय खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर जी हैं, और जो आज इनको मंत्री पद की शपथ ग्रहण लखनऊ में ली जा रही है, उस खुशी में हम लोग यहाँ पर सब मिठाई वितरित करके समस्त कॉलोनी वासी और एक हर्षोल्लास मना रहे हैं। बड़ा खुशी की माहौल है, क्योंकि ये आज एक तीसरी पीढ़ी है
इस कॉलोनी में हमारे सामने देखते हुए कि जो आज विधायक सांसद विधायक और आज विधायक बनने के बाद में आज ये मंत्री हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे साथ में हमारे सामने जो पला बड़ा बच्चा था आज हमारे सभी के बीच में इस टाइप से उभर के आया है। और मैं शीर्ष नेतृत्व माननीय योगी जी के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने अपने क्षेत्र में जो विकास की नदियाँ बहाई थी और उस विकास के आधार पर इन्होंने उसके कार्यशैली को देखते हुए आज जो मंत्री पद दिया गया है, इसके लिए मैं योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ तो मैं यही चाहूँगा कि ये योगी जी के जो दायित्व दिया गया है उस पर मुझे उम्मीद भी है कि ये पूरी तरह से बहुत अच्छे से इसमें 100% ही इसमें निपुण है, तो ये उसमें खरे उतरेंगे। जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह, चौधरी जितेंद्र सिंह, मैं जिला महासचिव राष्ट्रीय लोकदल अलीगढ़। और ये हमारे विधायक जी, खैर विधायक श्री सुरेंद्र दिलेर जी और उनके बाबा साहब श्री किशनलाल दिलेर जी, जो 5 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, श्री स्वर्गीय श्री राजवीर दिलेर जी, जो 1 बार विधायक रहे इगलास से और हाथरस से सांसद रहे, और उनके पुत्र सपुत्र तीसरी पीढ़ी, जबकि श्री सुरेंद्र दिलेर जी जो खैर से विधायक हैं। और इस समय उन्हें राज्य मंत्री की शपथ का समारोह आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में। उन्हीं खुशी में सभी ये मिठाई का आयोजन हो रहा है और सभी लोग कॉलोनी वासी सभी लोग बड़े खुश हैं और उनके उत्साह और उसके लिए उनसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, और वो कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से करते रहे और करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। उनका बड़ा योगदान रहा है सब में, और सब कॉलोनी वासी और सभी लोग उनके उससे उसी खुशी। ललितपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान एक होमगार्ड सिपाही की मौत के बाद से परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज परिसर में गम और आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। मृतक की पहचान 40 साल के राजा राम के रूप में हुई है, जो कि होमगार्ड के विभाग पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि वो फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित थे और पिछले 3 दिनों से ललितपुर मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी हालत बिगड़ी और उपचार के दौरान उनकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक के बड़े भाई चाचा जेल में ड्यूटी कर रहे थे और घटना के बाद एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज स्टाफ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अच्छा, रात को आप उनके साथ थी? रात में कहाँ एडमिट थे आपके पति? अच्छा, फिर रात में क्या हुआ ऐसा कि वो ऊपर भेज दिया गया? क्या चलो चलो ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, बस उसमें लोग आ गए ऊपर से ऑक्सीजन लगो, ऑक्सीजन दर्द बहुत छाती में हमने गई इन्हें से लगा तो डॉक्टर साहब को मेरे से नहीं लगा, दर्द हो रहा तो बहुत तेज चल जाता है, कोई नहीं। सर मेरा भाई सर यहाँ पे सब भर्ती था मरीज, क्या हो गया था इसके लिए सर थोड़ी सी हार्ट पैर यहाँ पे दर्द हो रहा था शरीर में। सर सब बेचारे इतने बढ़िया सब उन्होंने सब भर्ती कर लिया, ट्रीटमेंट किया उसका, और सर यहाँ पे सब कर ले ऑक्सीजन लगेगा इसके लिए सही जाएगा। उन्होंने कही दवा गोली खिलाओ इससे सही हो जाएगा, उन्होंने दवा गोली दी, सर मेरा भाई सर सही हो गया। उन्होंने कहा कि इसको नीचे ही भर्ती रहना है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। सर उन्होंने सब रात में सब 9 बजे सब पता नहीं था किसने सब रेफर कर दिया। सर पहले श्रीमान सर ऊपर था भर्ती, 10 सब ऊपर से सब नीचे ले आए, उसको भर्ती करा दिया है कि जो मरीज तीसरी जो मतलब ज़्यादा मरीज होते हैं जिसकी ज़्यादा हालत खराब उसको नीचे ही रहने देना। सर किसी ने सब रात की सब 9 बजे से लेकर के ऊपर भेज दिया, सब मेरे भाई के सब लोग। बदायूं जनपद के हजरतपुर थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से घाट पर अफरा तफरी मच गई और परिवार में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक अंत्योष्टि में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ था और बताया जा रहा है कि गंगा में स्नान करने के लिए उतरा था और तभी नहाते समय गहरे पानी में चला गया और वो डूबने लगा। आसपास मौजूदा लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। काफी प्रयास के बाद युवक का शव गंगा से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान रानू सक्सेना के पुत्र सर्वेश सक्सेना के रूप में हुई है। फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दादर गांव में तेज रफ्तार बाइक चलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि देर शाम बाइक तेज चलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मामला उस समय शांत हो गया, लेकिन सुबह होते ही विवाद फिर बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद से जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार एक पक्ष खेत में काम कर रहा था और तभी दूसरे पक्ष से कई लोग एक साथ वहां पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी और इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। कल
हमारे यहाँ एक अमरजीत नाम का काम करने आ रहा था, तो ये लोग मोटरसाइकिल से दारू पी के जा रहे थे, बच गए नहीं, उसको एक्सीडेंट कर देते। तो वो आया हमसे बोलने लगा भैया हमको अभी ये मार देते। तो हमने उनके एक चाचा से संदेश भिजवाया कि मोटरसाइकिल धीमे चलाया करें। उसके बाद वो कम से कम 10 लोग आके उस लड़के को मारने लगे। तो फिर हम बीच बचाव करने लगे, बीच बचाव में हमसे झगड़ा हुई। फिर ये 112 हम बुलाए तो ये लोग भाग गए। 112 बोला सुबह एप्लीकेशन देना, तो सुबह हुई तो ये लोग फिर 10-12 लोग घर के आके हम 3 लोगों को फिर ज़बरदस्ती मारने लगे। पूरा मामला है यही कि हम भूसा धरने गए थे, हमारे साथ वाले हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम उनके यहाँ हम सुबह गए भूसा धरने, हम लोग भूसा धर रहे थे। ये लोग कल कोई विवाद हुआ था तो हम लोग भूसा धर रहे थे, तो ये लोग आए 10-12 जन मिल के सब लोग को मारने लगे। चोट लगी है। कैसे चोट लगी है? ठीक। क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? किससे? तो कैसे लड़ाई हुई? अरे आए हमारे मशीन पर मारे लगी। कल हमारे सीतापुर जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र में रायपुर पुलिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक और ऑटो की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रामकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के बांदा जनपद में संपत्ति विवाद को लेकर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बता दें कि इस क्षेत्र में एक कलयुगी पुत्र ने कथित रूप से अपनी मां और छोटे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि परिवार में पुश्तैनी जमीन बेचने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और मां पर गोली चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस से अधीक्षक जो है वो मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्यों में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। मई को जनपद पांडा के थाना बबीरू से दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजकिशोर मिश्रा है, उसने अपने मां और अपने छोटे भाई के ऊपर फायर झोंक दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई। सूचना मिलती है तत्काल थाने की फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो मजबूर है उनको चिकित्सीय उपचार हेतु CHC ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। इस पूरे प्रकरण में सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। अहम साक्ष्य संकलित करने हेतु फॉरेंसिक टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया है। इसमें जो अभी तक प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है वो ये वाक्य है कि जो अभियुक्त का पिता है उनने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची थी, उसका विरोध अभियुक्त द्वारा किया गया था। इसी मनमुटाव के चलते ये घटना कारित की गई है। इसमें दोनों जो शव हैं उनको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मौलवी भिजवा दिया गया है। 4 टीमें गठित कर दी गई हैं जो अभियुक्त है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु। परिवार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, उनसे तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।